गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सरवण कुमार तेजा और आज हम सियासत एक्ट एंड रूल 1968 के कुछ नए सेक्शंस को कवर करेंगे। और हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम तेजा क्लासेस से बदलकर बी फ्लाई स्टडी रख दिया है, चूँकि तेजा क्लासेस के नाम से मार्केट में पहले से ही बहुत बड़े चैनल्स अवेलेबल है। तो जो भी हमारी छोटी सी ऑडियंस है उनको हमारे चैनल को ढूंढने में काफ़ी समस्या आ रही थी। तो हमारे शुभचिंतकों ने हमें सजेस्ट किया कि आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर लीजिए, इसको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप दैट ऐसा ही होगा, है ना। हालांकि इसको भी अभी प्रॉब्लम ही आ रही है सर्च करने में, क्योंकि छोटा सा चैनल है, 163 शायद अभी हमारे सब्सक्राइबर है। बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, हमें ऐसी उम्मीद है। और हम आज से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को ध्यान से समझिएगा। फिर उन जो भी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, मैं उनका आपको आंसर नहीं बताऊंगा अभी, वो बाद में आपको मैं कमेंट बॉक्स में उनकी आंसर की मैं दे दूंगा, लेकिन आपको पहले उसको समझना ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को ध्यान से समझिएगा। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। क्या है सेक्शन 4? सेक्शन 4 क्या कह रहा है? अपॉइंटमेंट एंड द पावर ऑफ द सुपरवाइजरी ऑफिसर। उनकी सुपरवाइजरी जो ऑफिसर है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और उनकी शक्तियाँ क्या क्या है। हमने पहले भी पढ़ा था कि भैया हमारे डीजी साहब भी इसी सेक्शन के अंतर्गत आते हैं और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है या पूछा जाता होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन भी डायरेक्टर जनरल। केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर सकती है जो उसकी योग्यताएं रखता हो। ये नहीं कि किसी भी कबाड़ी को उठा के डायरेक्टर जनरल बना देंगे, है ना। वो कर सकती है, लेकिन उसकी योग्यताएं उस हिसाब से होनी चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे अपॉइंट अ पर्सन टू बी द डायरेक्टर जनरल फोर्स एंड सच अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर एज ए कंसिडर्ड नेसेसरी। और जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत लगती है उसी हिसाब से फिर अदर सुपरवाइजरी जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी वही नियुक्त करती है, अन्य कोई भी। असिस्टेंट कमांडेंट टू डीजी। ओके। The Director General and every other supervisory officer appointed shall have and may exercise such power and authority as provided by the under this act। और जो भी सुपरवाइजर नियुक्त किए जाते हैं उनकी जो भी पावर है वो इस अधिनियम के अधीन जो भी उनको शक्तियां दी गई है उनका वो प्रयोग करेंगे। ठीक है। The Director General and every other supervisory officer appointed shall have the and may exercise such power and authority। जो भी उनकी शक्तियां और जो भी अधिकार है वो इस अधिनियम के तहत जो उनको दिए गए हैं उनका वो इस्तेमाल करेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। सेक्शन 5 क्या कह रहा है? सेक्शन 5, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि इस सेक्शन में किस चीज की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट ऑफ एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन होते हैं? जैसे हमने कहा था कि भैया इंस्पेक्टर से लेके नीचे तक वो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में आते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ द एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स शैल रेस्ट विद द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज दैट पावर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेंटेन्ड दिस एक्ट। इस अधिनियम के अधीन जो भी डायरेक्टर जनरल को अधिकार दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करके वो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स की नियुक्ति करेगा या उनका चयन करेगा। समझ में आया कि डायरेक्टर जनरल को इस अधिनियम के अधीन जो भी अधिकार या शक्तियां दी गई हैं उनका इस्तेमाल करके वो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को, जो एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स है, उनकी नियुक्ति या उनका चयन करेगा। समझ में आया? provided that the power of the appointment under this section may also be exercised by the such other supervisory officer as the central government may be order specify in this behalf। और वो क्या कह रही है कि सेंट्रल डीजी के साथ साथ कोई अन्य सुपरवाइजर ऑफिसर भी इस नियुक्ति कर सकता है, जैसा कि गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, उसमें कोई भी हो सकता है। डीआईजी हो सकता है, आपका आईजी हो सकता है, एडीजी हो सकता है, सीनियर कमांडेंट हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट चाहे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। वो ये भी कर सकती है कि अलग से पैनल बना सकती है कि नहीं है भैया डीजी देखेगा आपका ऑपरेशनल जो भी सारी चीजें हैं और हम नियुक्ति के लिए किसी और एक पैनल बना लेते हैं या फिर एक कोई नई विंग बना देते हैं। वो सिर्फ क्या देखेगी? वो सिर्फ नियुक्ति देखेगी।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कर सकती है। सेक्शन 6 क्या कहता है? सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स। Every enrolled member of the force shall receive on his appointment certificate in the form of specified in the schedule। आप इस चीज को ध्यान में रखना, चूंकि ये क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि किस फॉर्मेट में मिलता है, किस में नहीं मिलता, तो हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। Every enrolled member of the force shall receive on his appointment certificate। एक वो प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जो क्या होगा, वो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल में होगा, ठीक है, अंडर दिस सील ऑफ द डायरेक्टर जनरल। और उस पर किसकी सील होगी? ये प्रमाण पत्र मिलेगा एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, ठीक है, फॉर्म स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल अंडर द सील ऑफ द डायरेक्टर जनरल। उसमें क्या होगा? डीजी साहब की मोहर होगी। और जनरली में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ में बी virtue which is the person holding the certificate shall be vested with the power and enrolled member of the force। और जो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा उसमें उसकी पावर्स और उसकी शक्तियाँ का जिक्र होगा और उसकी रैंक, उसका रैंक का उसका जिक्र होगा। ये किस में पढ़ रहे हैं हम? सर्टिफिकेट ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स में। क्या पढ़ रहे हैं कि भैया इशू कौन करेगा? उसको डायरेक्टर जनरल करेगा या फिर कोई भी अदर अथॉरिटी भी हो सकती है, जैसे डीआईजी भी हो सकता है, हमारा सीनियर कमांडेंट भी हो सकता है, और अदर जिसको जरूरी समझा जाए, है ना, उसकी मोहर होगी और उसमें उसकी शक्तियाँ और उसकी रैंक का भी जिक्र होगा। सच सर्टिफिकेट शैल सीज हैव द इफेक्ट व्हेनेवर द पर्सन। वो कब तक पावर में रहेगा? वो कब तक इफेक्ट में रहेगा? जब तक वो व्यक्ति फोर्स का सदस्य है, बल का सदस्य है, या फिर अगर उसकी डेथ या वो छोड़ के चला जाता है, रिजाइन कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा? जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है जिसमें आपकी पावर और आपकी शक्तियाँ है, आपकी शक्ति और आपके अधिकार है, वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, चाहे तो उसकी डेथ होने पर या उसके रिजाइन देने पर या रिमूवल फ्रॉम द सर्विस या अदर कोई भी रीजन, वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक वो मेंबर ऑफ द फोर्स है, बल का सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या कहता है? एक मिनट, सेक्शन 7 क्या कह रहा है? सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स। सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स किस तरीके से रहेगा? जो उसका अधीक्षण रहेगा। अधीक्षण क्या है? सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि जो अधीक्षण रहेगा उसका कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। द सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स शैल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड subject thereto and the provision of the act and of any rules made there under the command, supervision and administration of the force shall vest in the director general। ये कह रहा है कि भैया जो उसका अधीक्षण करेगी वो कौन करेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसका? सीआईएसएफ का। और उसको इस अधिनियम के अधीन जो प्रावधान किए गए हैं उन शक्तियों का इस्तेमाल करके, इस अधिनियम और नियमों का इस्तेमाल करके उसका सुपरविजन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर जनरल। कमांड, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा? डायरेक्टर जनरल साहब देखेंगे। समझ में आया? अधीक्षण कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी के जो काम देखेगा वो डायरेक्टर जनरल देखेगा। क्या? जो इस अधिनियम में नियम, उनका अधिनियम के अधीन जो भी नियम है उनका इस्तेमाल करके वो उनका सुपरविजन करेगा। या ये कह सकते हैं कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी और उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? वो करवाएगा कौन? डीजी साहब करवाएंगे। उसमें वो सारी चीजें आ जाती है, उसकी कमांड भी आ जाती है, सुपरविजन भी आ जाती है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम दिए, उनको एग्जीक्यूट करवाया। अब एग्जीक्यूट का क्या वो अकेला कर लेगा? डीजी साहब नहीं कर पाएगा ना अकेला, तो क्या करेगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, उपधारा या उपखंड के अधीन जो भी प्रावधान है वो उनका इस्तेमाल कैसे करेगा? जो भी कमांड करेगा, सुपरविजन करेगा, वो अकेला नहीं करेगा। वो क्या करेगा? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
फोर्स विद इन सच लोकल लिमिट्स, वो कहाँ पे करेगा, जो भी इसको अधिनियम, जो भी इसको अधिकार दिए गए डीजी साहब को, उनका इस्तेमाल करेगा कहाँ, वो क्या करेगा, प्रीमाइसेस में करेगा, लोकल लिमिट्स में करेगा। दोबारा देखो इसको, ये क्या कह रहा है, फोर्स विद इन द सच लोकल लिमिट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल बी कैरिड बाय द सच सुपरवाइजरी ऑफिसर। हमारी पावर्स कहाँ तक है, जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की प्रीमाइसेस है, समझ रहे हो, लोकल लिमिट्स, क्षेत्र जो भी हमारी है, या एक सर्टेन एरिया जिसको हम बोल सकते हैं सर्टेन एरिया। अब इसमें वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करेगा जो उसको दिए गए हैं, किन के माध्यम से करेगा, वो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स कंसिडर्ड नेसेसरी, उन सुपरवाइजरी ऑफिसर के माध्यम से जिनको जरूरी समझा जाए। कैसे जरूरी समझा जाएगा, कि भैया अगर कोई एसी यूनिट होती है, अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो डीआईजी यूनिट है, उससे छोटी है तो वो सीनियर कमांडेंट यूनिट है, कोई डीसी यूनिट है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट है, कुछ इंस्पेक्टर यूनिट भी है और एक आध सब इंस्पेक्टर यूनिट भी है ना। तो हालांकि यहाँ पे सब एनरोल्ड मेंबर ऑफ द सुबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का कोई जिक्र नहीं है, वो क्या करें, असिस्टेंट कमांडेंट टू डीजी मान सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट टू डीजी या आईजी तक मान सकते हैं, कि भैया वो उनके माध्यम से उसको कंट्रोल करेगा, किसको, बाकी यूनिट्स को। सुपरवाइजरी ऑफिसर कंसिडर्ड एज ए नेसेसरी। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरी है, आगे क्या कह रहा है, Act and any rules made thereunder and every supervisory officer placed in the charge, जो भी उसके चार्ज में रहेगा, जो भी सुपरवाइजर ऑफिसर रहेगा, of the protection and security and industrial undertaking joint venture, ये हमने बताई दिया आपको कि ये joint venture या जिस तरीके की जो भी यूनिट है उसके हिसाब से उनको कमांड एंड कंट्रोल करेगा, और उस हिसाब से उनका यूनिट कमांडर रहेगा या इंचार्ज रहेगा। आगे ये कह रहा, प्राइवेट इंडस्ट्री अंडरटेकिंग सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन दैट मे बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल इन दिस बिहाफ डिस्चार्ज हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरवाइजरी ऑफिसर, जनरल सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट अंडरटेकिंग। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये कह रहा है कि वैसे तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम बनाएगी, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, डीजी, जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज और बोल रहा है कि डिस्चार्ज इज फंक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द अंडरटेकिंग। वो क्या है, जो भी हम अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा या सुपरवाइजरी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करेगा, वो किसके मार्गदर्शन में करेगा, वो करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर के। अब यहाँ पे मार्गदर्शन का क्या मतलब है, ये तो यहाँ पे कंट्रोल भी दिया हुआ है कि भाई कंट्रोल ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर की, वो सुपरविजन, डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमको कमांड करेगा, ऐसा नहीं है, वो हमें मार्गदर्शन करेगा। किसमें, ऐसा नहीं है कि मैनेजिंग डायरेक्टर बोलने लगा नहीं नहीं जो ये चिमनी है ना धधकती हुई, उस पर आप सिक्योरिटी दो, वैसा नहीं होगा कि वहाँ पे टेम्परेचर ही 2800 डिग्री है, वहाँ पे कैसे दे देंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर कहने लगा कि नहीं आप वहाँ पे सिक्योरिटी दो, तो वैसा नहीं होगा। जिस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को मैनेजिंग डायरेक्टर है जो उसका, वो उसके बता सकता है कि भैया यहाँ पे मेरे को सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, इस क्षेत्र में मेरे को वाइटल इंस्टॉलेशन कोई नहीं है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसी डायरेक्शन में उसको मार्गदर्शन करेगा, वो हमें कंट्रोल नहीं करेगा सियासत को। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये दोबारा, हिज फंक्शन अंडर द जनरल सुपरविजन डायरेक्शन, ये क्या करेगा, जनरल सुपरविजन रहेगा और उसका डायरेक्शन रहेगा, कंट्रोल। लेकिन वो ये नहीं कि सब कुछ वो डिसाइड करेगा कि सिक्योरिटी कैसे होनी है, क्योंकि ब्रांड कौन है, सीआईएसएफ है ब्रांड सिक्योरिटी के मामले में, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी जो उसकी जो संस्था है, जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग औद्योगिक उपक्रम है, वो उसके बारे में बता सकता है हमें कि भैया ये हमारा वाइटल इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ये क्षेत्र हमारा ऐसे ही है, यहाँ पे वैसे भी काम चल जाएगा, वो बताएगा हमें कहाँ पे कितनी सिक्योरिटी देनी है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या कह रहा है, डिसमिसल, रिमूवल एटसेट्रा ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स।
subject to the provisions of the article 311 of the constitutions and to such rules as the central government may make under this act any supervisory officer may। क्या कह रहा है यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के तहत या प्रावधानों तथा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए अधिनियम के अधीन रहते हुए, अधिनियम के नियमों के अधीन रहते हुए एक सुपरवाइजरी ऑफिसर क्या क्या कर सकता है, वो डिसमिस कर सकता है, वो रिमूव कर सकता है, वही बात है, ऑर्डर फॉर द कंपलसरी रिटायरमेंट कर सकता है, और रिड्यूस इन द रैंक में रिड्यूस कर सकता है, एसआई को एसआई बना सकता है ना, ऑफ द फोर्स, और ही थिंक्स रिमाइस और नेग्लिजेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी या अनफिट फॉर द सेम, या वो कह रहा है कि लगे उसको कि वो अपनी ड्यूटी में लापरवाही कर रहा था। लेकिन ये जो थिंक है ना यहाँ पे शब्द थिंक, ये अक्सर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को गुमराह कर देता है। गुमराह क्या कर देता है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं ये थिंक है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम कानून की बात करते हैं तो थिंक जैसा या अपनी समझ जैसा कोई शब्द उसमें होता ही नहीं है। या तो उसको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और उसको सबूतों को भी मद्देनज़र ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लो फॉर एग्जांपल किस तरीके से गुमराह होते हैं, चूँकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम जो पढ़ते हैं वो ट्रेनिंग में पढ़ के आ जाते हैं, फिर हमें आलस आने लगता है पढ़ते हुए। कोई ये मोस्टली असिस्टेंट कमांडेंट डीसी, कमांडेंट एक मैच्योर रैंक हो जाती है, उसको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारी समझ आ जाती है। तो हमारी फोर्स की ये कह सकते हैं कि कमांडेंट बहुत ही मैच्योर पोस्ट है, मैच्योर रैंक है। एक किसी व्यक्ति ने मेडिकल रेस्ट लेके आया डॉक्टर से, या मेडिकल रेस्ट उसको दिया है ना, तो वो क्या कहेगा कि आपका मेडिकल रेस्ट निरस्त किया जाता है, जबकि उसको इस तरीके का कोई अधिकार ही नहीं होता डॉक्टर, और या फिर वो कह देगा कि आपका अस्वीकार कर दिया जाता। और ये देखो बहुत सारे लोग तो ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर ऐसे मिलेंगे इन दो रैंक में, असिस्टेंट कमांडेंट और डीसी में, कि वो आपको रिटर्न में भी दे देंगे ये बात कि नहीं आपको आपका ये मेडिकल रेस्ट निरस्त किया जाता है, जबकि उनको ये अधिकार ही नहीं है बिल्कुल भी। और जब कोई समझदार उनको फंस जाता है तो फिर वो उसको कोर्ट में ले जाता है। तो ये खतरनाक है बहुत, किसके लिए, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के लिए बहुत खतरनाक शब्द है ये। आगे क्या है, अवार्ड एनी वन मोर ऑफ द फ्लोइंग पनिशमेंट, वो एक से अधिक पनिशमेंट भी दे सकता है। कौन कौन से दे सकता है वो एंड ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स को हु डिस्चार्ज हिज ड्यूटी इन ए केयरलेस नेग्लिजेंट वही मैनर, ये सिर्फ ये कह रहा है कि भैया वो एक से अधिक भी पनिशमेंट दे सकता है उसको अगर वो अपनी ड्यूटी करने में लापरवाही दिखाता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, फाइन टू एनी अमाउंट, वो फाइन कर सकता है किसको, पर वो 7 दिन की सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसका जितना अमाउंट उसका 7 दिन की सैलरी का होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो रिडक्शन इन पे स्केल कर सकता है, पे स्केल में रिडक्शन कर सकता है। वो ड्रिल करवा सकता है, एक्स्ट्रा गार्ड, एक्स्ट्रा ड्यूटी करवा सकता है, फटीग, श्रमदान करवा सकता है, या उसको फ्रंट रोल वगैरह भी दे सकता है, या अदर ड्यूटी जो उसको ठीक लगे कि चलो भाई ऑफिस में आप इतने दिन एक्स्ट्रा ड्यूटी करोगे वही करवा सकता है, और उससे ज़्यादा तो क्या। रिमूवल फ्रॉम द एनी ऑफिस डिस्ट्रिक्शंस एंड डेप्रिवेशन ऑफ एनी स्पेशल एमुलेंट्स। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब तो सीधा तो ये निकलता है रिमूवल फ्रॉम द एनी ऑफिस, कि जनरल शिफ्ट से ड्यूटी में ला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर कोई विशेष पोस्ट पे है, जैसे CIW में है हमारी, और कुछ विंग्स है जो अच्छी मानी जाती है, फिर उनको कुछ जैसे ट्रेनिंग सेंटर में है तो उसको वहाँ से वो हटा सकता है। और डेप्रिवेशन ऑफ एनी स्पेशल एमुलेंट्स, या उसको जैसे कि कुछ जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में उसको 10% एक्स्ट्रा मिलता है उसका बेसिक का, तो इस तरीके की वो अगर उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या वो इस तरीके से कहीं डिप्लॉयड है तो वो वहाँ से भी उसको हटा सकता है, पर हटाएगा किसी आधार पर, ऐसे ही नहीं कि चलो भाई वापस बैक टू पवेलियन। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट को होल्ड कर सकता है। पे विद
विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट, ये क्या है भाई? विद कम्युनिटी इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर उसका एक बार इंक्रीमेंट होल्ड कर दिया तो वो परमानेंट रहेगा, या उसको घटा दिया तो वो परमानेंट रहेगा। विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट का मतलब ये है कि वो एक पीरियड के लिए रहेगा। जब आपको ये किया जाएगा तो उसमें वो ऑर्डर में क्लियर कट लिखा जाएगा कि आपका 1 साल या 2 साल या जो भी इंक्रीमेंट है वो कितने साल तक आपका रहेगा, या विद होल्डिंग रहेगा, विद होल्ड रहेगा वो इंक्रीमेंट, और विद को परमानेंटली स्टॉप कर देना। समझ में आया? ओके। वो विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, वो प्रमोशन को डिले कर सकता है, वो सेंसर भी दे सकता है आपको, है ना? तो यहाँ तक आई होप दैट कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी।